अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जो हम बात करेंगे वो हम एमईबीएसिस के बारे में करेंगे कि एमईबीएसिस क्या है, किस वजह से कॉज होता है, कैसे वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, आया वो मेडिकल हो या सर्जिकल मैनेजमेंट हो, उसकी जो प्रोसेसेस होंगे वो पढ़ेंगे। एंड हम उसके साथ पढ़ेंगे हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमईबीएसिस के बारे में। तो एमईबीएसिस हमारे साथ एक फीकल टू ओरल हमारे साथ इन्फेक्शन है। फीकल टू ओरल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि किसी कंटेमिनेटेड स्टूल को किसी ने टच किया हुआ है या कोई कंटेमिनेटेड स्टूल जो है वो किसी आपकी फूड सोर्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है, जिसका आपका फूड सोर्स जो है वो गंदा हो गया है, कंटेमिनेट हो गया है, या आपके हाथ कंटेमिनेटेड है। इफ़ समवन यूजेस वॉशरूम जिसको एमईबीएसिस हुआ हो, ठीक है, और वो अपने हाथ सही से धो न लें एंड आके खाना बनाए उससे या पानी में हाथ डालें, ठीक है, और वही पानी जाके कोई पी ले, तो हाइजीन अगर किसी की सही नहीं हो तो ही और शी इज़ मोस्ट प्रोबेबली टू गेट एमईबीएसिस। अच्छा, तो एमईबीएसिस हमारे साथ एक इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है एक पैरासाइट से जिसको हम कहते हैं ई हिस्टोलाइटिका या हम इसको एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कहते हैं। ये जैसे कि ऑलरेडी मैंने बात की है कि इसको लोग खाने पीने के अशिया से मतलब लोगों को लग जाता है अगर वो अपने हाइजीन का और अपने खाने वाने की सफाई का सही से ख्याल नहीं रखते हैं। और ये अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाए तो उसके वजह से ये हमारे साथ एब्सेस कर सकता है लीवर में और बाकी आर्गन में भी कर सकता है ये एब्सेस, और ये हमारे साथ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो हमारे साथ ये एक ब्रीफ डेफिनेशन थी कि इट इज़ इन इन्फेक्शन कॉज बाय अ पैरासाइट कॉल्ड ई हिस्टोलाइटिका जो कि हमारे साथ इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब ये ट्रांसमिट कैसा होता है, तो ट्रांसमिशन का इसका ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है कि हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड। ये फीकल टू ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे स्टूल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, हाथ लगाया, किसी ग्लास पे लगा, कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और हैंड्स, कोई भी चीज़ हो सकता है, बाकी ह्यूमंस उसको यूज़ करें तो उसको ये लग जाती है ये बीमारी, सही है। अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हमने बैक्टीरिया का पढ़ा, ठीक है, कि हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है, पुअर हाइजीन की वजह से होता है, जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड हुआ है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे डायरिया। अब डायरिया क्यों होता है यहाँ पे? डायरिया इसलिए होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो हमारे साथ क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, वहाँ पे इरिटेशंस हो जाती है, इन्फ्लेमेशंस हो जाती है। जब भी हमारे साथ इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या कोई वायरल इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन होता है, इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, और जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके वजह से हमारे साथ फ्लूइड वहाँ पे आएगा और फ्लूइड लॉस भी वहाँ पे होगा, ठीक है। तो उस बंदे को डायरिया होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन सही से होगी नहीं, और यहाँ पे लिखा हुआ है विच में बी ब्लडी। तो डायरिया हमारे साथ ब्लडी इसलिए होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको एंटेरिक फीवर का दूंगा कि जब भी एंटेरिक फीवर, जैसे हम टाइफाइड एंटेरिक फीवर जिसमें कहते हैं, तो उसमें ब्लडी स्टूल आता है हमारे साथ। तो वो ब्लड इसलिए आता है क्योंकि वो इंटेस्टाइन परफोरेट हो जाते हैं बार बार इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में आप लोगों को पता है कि फिर फेगोसाइटोसिस और साइटोकाइंस वगैरह, टी सेल्स, बी सेल्स, एवरीबॉडी इज जस्ट इन्वॉल्व देयर, ठीक है, क्योंकि वो सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से बाकी एंडोथेलियल सेल्स भी डैमेज होते हैं और ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसलिए डायरिया ब्लडी होता है। एब्डोमिनल पेन होगा ही, क्रैम्पिंग होगी, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीवर, जो कि कॉमन सिम्टम्स है इन एनी जीआई हमारे साथ इन्फेक्शन में, ठीक है, या एनी जीआई डिसऑर्डर में। फीवर तो इन्फेक्शन है इसलिए फीवर आ रहा है। अब डायग्नोस्टिक एवेलुएशन हम इसके कैसे ले सकते हैं? एक तो हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में हम ये पूछ सकते हैं कि आपने खाना खाया है, क्या खाया है, ठीक है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का सैनिटेशन कैसा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पूछेंगे। और साइंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस एंड डायरिया। एब्डोमिनल पेन के लिए हम जो है, अगर बच्चा है तो फेस स्केल को हम यूज़ कर सकते हैं, या वो दूसरा जो स्केल है उसको यूज़ करते हैं जिसमें बच्चे की मूवमेंट वगैरह देखी जाती है। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो हम अपना कोल्डेरा यूज़ कर सकते हैं, और डायरिया की भी हम एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। स्टूल एग्ज़ामिनेशन हम करेंगे, जैसे स्टूल लिया, फ़र्ज़ करें हमने लिया, अब अगर फ़र्ज़ करें स्टूल में आपके साथ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, पर फिर भी बंदा जो है वो हमारे साथ सिम्टम्स शो कर रहा है, तो वो फिर हमारे साथ हम सीरोलॉजी टेस्ट से पता लगा सकते हैं। क्योंकि सीरोलॉजी में अगर हमारे साथ ई हिस्टोलाइटिका के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ हमें मिले, देन इट मीन्स कि हमारा जो पेशेंट है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम
ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एमीबियासिस। अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन या एमआरआई हम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम देखें कि कोई लीवर एब्सेस तो नहीं हुआ है या कोई और कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमीबियासिस तो नहीं आया, क्योंकि स्टार्ट में ही हमने पढ़ा कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इट मे काज, ठीक है, लिवर एब्सेस और बाकी ऑर्गन्स में भी एब्सेस कॉज कर सकते हैं और उसके कुछ और भी हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उनको देखने के लिए हम सिटी स्कैन या एमआरआई करते हैं। अब मेडिकल मैनेजमेंट हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन देते हैं, जो कि मोस्टली हम देते हैं अपने एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मेट्रोडिनाजोल देते हैं, मेट्रोडिनाजोल जिसका हम फ्लाइजिल कहते हैं। फ्लाइजिल इज़ एंटीबायोटिक और साथ साथ में वो हमारे साथ डायरिया में भी हेल्प करता है। और टाइनाडोजोल और नेटाजोनोल ऑक्साइड, ठीक है, ये तीनों मेडिसिन हम दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चे का जो डायरिया होगा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एब्डोमिनल पेन को देखेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे और फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स देंगे, जो हमारे फेलगन हो गया या पेनाडोल वगैरह हो गया। पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है, आइबुप्रोफेन तो नहीं, पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन यो दे सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अब इन कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट करेंगे जो हमारे साथ लाइक लीवर में हमने कहा कि हमारे साथ क्या होता है, एब्सेस होती हैं, तो हमने टाइम पे ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है, ताकि एब्सेस वगैरह जो है वो ना हो पाए। लेकिन अगर एब्सेस हो गया, ठीक है, तो फिर हमने एब्सेस की क्या करनी है, ड्रेनेज करनी है, जिसमें हम सीरेंज को इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे या कोई और रेडियोलॉजिकल स्टडीज़, ठीक है, तो उसके साथ हम नीडल को इंसर्ट करते हैं और उसको ड्रेन करते हैं, नीडल ड्रेन करते हैं, ठीक है, एब्सेस को। अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे साथ क्या होता है, ड्रेनेज ऑफ द लिवर एब्सेस, मैंने बोल दिया आप लोगों को। इंटेस्टाइनल सर्जरी, अच्छा, इंटेस्टाइनल सर्जरी अब बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में करना पड़ता है अगर उसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाए। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही मेंशन करवा दिया कि उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग होती है। तो अगर वो परफोरेशन ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें फिर इमरजेंसी आपकी सर्जरी आप इमरजेंसी सर्जरी करवाते हैं हम, जो हमारे साथ इन्फेक्टेड एरिया होता है। पेरिटोनियल ड्रेनेज, हम पेरिटोनियल ड्रेनेज करते हैं अगर इन्फेक्शन हमारे साथ एब्डोमिनल कैविटी में गया हुआ है और पेरिटोनाइटिस उसने कॉज किया हुआ है, ठीक है, पेरिटोनाइटिस हमारे साथ हमारे पेरिटोनियम में ही अगर उसने इन्फेक्शन कॉज किया हुआ है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो हमारे साथ एब्डोमिन में होता है, तो सर्जिकल ड्रेनेज उसके करते हैं, ठीक है, और पस वगैरह जो भी होती है उन चीज़ को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से भी हम अपने पेशेंट्स को बचाते हैं। अब नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे साथ क्या है, इसमें पेन मैनेजमेंट सबसे पहला हमारे साथ जो होता है, हम हमेशा ही पेन को मैनेज करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई रिस्पायरेटरी मसला उसमें आ रहा है तो पहले हम रिस्पायरेटरी मसले को देखते हैं। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ बहुत काम आती है, हमें ऑप्शंस दिए हुए थे जो सारे के सारे इंटरवेंशन हमने करने होते हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सा पहले करना पड़ता है। तो रिस्पायरेटरी का अगर वहाँ पे है तो सबसे पहले हमें एयरवेज़ का क्लियरेंस करना होगा, लेकिन अगर डिजीज़ में एयरवे क्लियरेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एयरवे सब सही है, तो फिर हमें पेन की तरफ सबसे पहले जाना होगा, क्योंकि अगर हम पेन को मैनेज करेंगे तो तभी ही बाकी चीज़ें जो हैं वो हम कर पाएंगे पेशेंट पे, वरना वो हमें कुछ करने देगा नहीं। इनटेक आउटपुट को हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टूल कलर शुड बी मॉनिटर्ड। अब इसमें एक तो हम ब्लीडिंग का देख सकते हैं कि ब्लीड अगर आ रहा है, दूसरा ये होता है कि हमने इसमें पढ़ा, ठीक है, कि आपके साथ लिवर एब्सेस होता है। तो जब लिवर एब्सेस इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, तो आप लोगों को पता है कि जब भी लिवर एब्सेस होता है, ठीक है, तो लिवर एब्सेस के साथ साथ उसके पैरेलल हमारे साथ होता है, क्या कहते हैं उसको, जॉन्डिस होता है, ठीक है। तो हमारे साथ फिर पेल किस्म की हमारे साथ स्टूल आएगी, ठीक है, और डार्कर यूरिन वगैरह आएगा, तो उनको भी हमने देखना है। डेली वेट करना है पेशेंट को, क्योंकि डायरिया हो रहा है, ठीक है, या पेरिटोनाइटिस अगर हो रहा है तो वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकता है, ठीक है, उससे भी वेट, उसके लिए भी वेट को करना हमारे लिए ज़रूरी है। आइसोलेशन ऑफ द एंटेरिक प्रिकॉशंस, और बाकी हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को कि आपने बॉइल्ड वाटर जो है वो यूज़ करना है पीने के लिए, या प्यूरीफाइड वाटर को यूज़ करना है। हमने अपने जो हमारे साथ फूड होगा उसको वॉश नहीं कर रहा है किसी ओपन कंटेनर से, पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए और कवर्ड होना चाहिए, और लिफ्ट ओवर फूड्स को हमने कवर रखना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, बासी बन जाती है वो। और हम जब डिफिकेशन करते हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए। डाइट में हमने क्या करना है, एक्यूट स्टेज में हम फ्लूइड देते हैं, ठीक है, पेशेंट को जब एक्यूट स्टेज होता है, और जब बिगिनिंग एट द अटैक हो तो हम सीरियल्स देते हैं, स्ट्रेंड विद मीट ब्रॉथ्स विदाउट फैट शुड बी गिवन, ठीक है, मीट ब्रॉथ्स देते हैं, फैट्स नहीं देने चाहिए हमें। और जब बंदा जो है वो रिकवरी की तरफ जाने लगता है तो फिर हमें चिकन और फ़िश को भी उसमें ऐड करना चाहिए। थैंक यू देखने के लिए और सुनने के लिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो।
अस्सलाम वालेकुम।